ओके सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो देखिए आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जो कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू दीजिए, है ना, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे, क्या कुछ वीडियो में दिक्कत आ रही है? आ गया, ठीक है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे, चाहे आप BARC का दे, DRDO का दे, PhD इंटरव्यूज दे, ठीक है, IITs का दे, IIC बेंगलोर का दे, टिफर का दे। आपसे अगर आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोली है या कंडेंस मैटर फिजिक्स पे अगर आप रिसर्च करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द बैंड थ्योरी। दैट इज द बैंड थ्योरी। दैट इज द बैंड थ्योरी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल इंटरव्यूज के अंदर। एक बार ये लेक्चर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका बचेगा बैंड थ्योरी से, ठीक है। फिर भी कुछ बच जाए तो आप शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ठीक। चलिए तो देखो, सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं बैंड थ्योरी के, जो कि इन जनरल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है इसके अलावा और क्वेश्चंस भी है तो प्लीज आप बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि हमें बैंड थ्योरी की नीड ही क्यों हुई, ठीक है। इससे पहले थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर। अब इसमें पहला क्वेश्चन पड़ता है कि दैट इज द व्हाई वी नीड द बैंड थ्योरी। हमें बैंड थ्योरी की नीड क्यों हुई, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर वन बाय वन सबका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है कि सॉलिड में बैंड कैसे बनते हैं, हाउ द बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड। बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है ये तुमसे जनरली पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ब्लोच थ्योरम, ठीक है। सिंपल वे में लिखता हूं, व्हाट इज द ब्लोच थ्योरम। ब्लोच थ्योरम क्या होता है ये तुम्हें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रोनिग पेनी मॉडल। क्रोनिग पेनी मॉडल, क्रोनिग पेनी मॉडल क्या है और इसका कर्व आपको ड्रॉ करना है ना। किसके बीच में कर्व ड्रॉ होता है वो अपन देखेंगे। इसका जो कर्व बनता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है ना, कर्व एक्सप्लेन। शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 5, ई के रिलेशन इन सॉलिड। सॉलिड में ई के रिलेशन क्या होता है ये बताना है, या फिर मैं ऐसे बोलूं इसका ग्राफ कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन एक्सटेंडेड जोन एंड रिड्यूस्ड जोन। एक्सटेंडेड जोन एंड रिड्यूस्ड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड एंड V वर्सेस, मतलब ग्रुप वेलोसिटी VG वर्सेस के कर्व, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज इफेक्टिव मास एंड M स्टार वर्सेस के कर्व। इफेक्टिव मास होता क्या है, इफेक्टिव मास सब बोलते हैं M स्टार इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन d2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको वेरीफाई करवाते हैं। ग्रुप वेलोसिटी जो है VG इज इक्वल टू 1 अपॉन एच डी अपॉन डी के, इसको वेरीफाई करवाते हैं।
कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीजों को, तो ये जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ नेगेटिव इफेक्टिव मास, नेगेटिव इफेक्टिव। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बैंड थ्योरी से रिलेटेड, जो कि हर जगह आप कोई भी इंटरव्यू दीजिए, चाहे साइंटिफिक ऑफिसर के इंटरव्यू दीजिए, चाहे टेक्निकल ऑफिसर, चाहे एनपीसीआईएल में जाइए, चाहे आप लोग आईआईटीज के इंटरव्यू में दीजिए, चाहे आप लोग आइजर के दीजिए, आईआईएससी बेंगलोर के दीजिए, टीएफआर के दीजिए, बीआरसी का दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का दीजिए, जनरली यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा जब आप इंटरव्यू देंगे, और इनको आप अच्छे से यहीं पे समझ लेंगे। इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूअर होंगे उनके सामने आप अच्छे से एक्सप्लेन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। आपको अगर लग रहा है बता दीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट कमेंट कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि इनके अलावा और भी क्वेश्चन तुम्हारे पास में सर है बैंड थ्योरी से, तो बताइए। इन जनरल मेनली यही क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, इन जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। आपको लगता है कि सर यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, आपने बताया नहीं, तो बताइए, बिल्कुल बताएंगे। चलो ठीक है, कोई कमेंट नहीं कर रहा तो मैं ये मानता हूं कि ये तुम्हारे पास में मेनली यही क्वेश्चंस हैं। किसी ने अगर और कहीं पे इंटरव्यू दिया है, उनको लगता है कि सर मुझसे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बैंड थ्योरी से, तो बताइए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे अपन इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर 33 सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वाई वी नीड द बैंड थ्योरी। मैं लिखवा भी दूंगा आपको, सबसे पहले बैंड थ्योरी की नीड क्यों हुई। तो देखो सीधी सी बात है, इससे पहले कोई थ्योरी आई होगी जिसको अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसके कुछ ना कुछ फेलियर होंगे, है ना। तो उस फेलियर को दूर करने के लिए बैंड थ्योरी की नीड हुई, ठीक है। अब मेनली फेलियर क्या थे, एक सिंपल फेलियर तो ये था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने मेटल की जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सप्लेन किया। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर होते हैं, जब गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर होते हैं, जबकि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उनमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाया। कहने का मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, है ना, इनमें डिफरेंस नहीं बता पाए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आप पढ़ेंगे आगे हॉल कोफिशिएंट RH, ठीक है, तो उसका वैल्यू, हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू तुम्हारे पास में पॉजिटिव भी होता है, जैसे इन जनरल मेटल के लिए नेगेटिव होता है, बट पॉजिटिव भी निकल के आता है हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू। तो उसका रीजन क्या है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। तो मेनली ये दो फेलियर थे जिसको दूर करने के लिए हम बैंड थ्योरी की हमें नीड हुई, ठीक है। तो जल्दी से अपन इनको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ देखो देवांश बता रहे हैं नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सेकंड नॉट एबल टू एक्सप्लेन पॉजिटिव हॉल कोफिशिएंट। वेरी गुड, बिल्कुल यही है मेनली। जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास में हैं उन सब में मेनली तुम्हारे पास में यही दो मिलेगा तुम्हारे पास में, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड द बैंड थ्योरी। why we need the band theory, ठीक है। चलो भाई, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो दैट इज द फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, यही तुम्हारे पास में है। फेलियर ऑफ FET, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है भाई, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं है ना। तो इस फेलियर को दूर करने के लिए बैंड थ्योरी का नीड हुआ। तो मेनली पहली फेलियर पहले लिखो, इट कैन नॉट डिफाइन why some solids are good conductor, why some solids are good conductor of electricity and some solids are bad conductor of electricity।
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब ये तुम्हारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द, नॉट एबल to explain the distinction between conductor, semiconductor and insulator, ठीक है। सेकंड, तुम्हारे पास में जो आर एच है हॉल कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव आता है, इसका रीजन भी नहीं बता पाया। लिखो नॉट एबल टू एक्सप्लेन, पॉजिटिव हॉल कोएफिशिएंट, ठीक। तो ये तुम्हारे पास में मेनली फेलियर था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, इसलिए हमें बैंड थ्योरी का नीड हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन दोनों को समझा नहीं पाई। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ द बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड, ठीक है। हाउ द बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड, हाउ द बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड, हाउ द बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड। देखिए समझिए भाई, है ना, इस सॉलिड में बैंड कैसे बनते हैं, तो थोड़ा सा क्यों अदर मटेरियल में नहीं बनते हैं, लिक्विड गैस में क्यों नहीं बनते हैं, सॉलिड में क्यों बनते हैं, समझिए। देखो इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सबसे छोटे एटम का, दैट इज द हाइड्रोजन एटम। इसका एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल्स है वो कैसे होते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल्स है वो सिंपली पढ़ चुके हैं ना अपन, ये एटॉमिक में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वांटम में भी इसको देख लिया होगा। मैं यहां बता देता हूं, देखो हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल्स है वो कुछ इस तरह से हैं। ऐसा नहीं मन में आया जैसे लाइन ड्रॉ कर दी, आपको इनका डिफरेंस कम करते हुए बताना है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास में यहां पर एक एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। आपके पास यहां पर है एक हाइड्रोजन एटम, ठीक। फॉर एग्जांपल यहां तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन एटम, उसकी एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरह से होंगे। अब आप समझिएगा, एक और हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और उसके एनर्जी लेवल्स भी कुछ इस तरह से होंगे। लेकिन जैसे ही हम दोनों एटम्स को, इस एटम को इसके बिल्कुल पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, अभी तो इसके एनर्जी लेवल्स अलग अलग थे, लेकिन जैसे इसको पास में लेके आए तो इसके जो एनर्जी लेवल्स है इन दोनों एटम में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल एटम के इंटरेक्शन की वजह से तुम्हारे पास इसके जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। जैसे ये जो एनर्जी लेवल है ये आपको फॉर एग्जांपल ऐसे दिखेगा, ठीक है। अच्छा ये दो ही एटम थोड़ी है, और भी तो एटम्स हैं, और एटम्स को पास में लेके आएंगे तो इसके एनर्जी लेवल्स और तुम्हारे पास में ऐसे स्प्लिट होते हुए दिखाई देंगे ना, ये भी तुम्हारे पास ऐसे स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तुम्हें एक कैसे कैसे दिखेंगे, तुम्हें ये एक बैंड की तरह दिखाई देंगे। भाई सॉलिड में क्या होता है एटम, एक्चुअल में सॉलिड में एटम जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, है ना। जब एटम बिल्कुल पास पास होते हैं तो जितने भी एटम्स हैं उनकी जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उनके इंटरेक्शन की वजह से उनकी एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, जो कि तुम्हें एक बैंड की तरह दिखाई देते हैं। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बैंड इनसाइड द सॉलिड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप तो लिखना चाहो तो उसको लिख लेना। देखो जैसे मैंने ये बना रखा है आप वैसे बना सकते हो भाई, है ना। जैसे ये मैंने बना रखा है वैसे आप लोग बना सकते हो, जिससे आप बाद में भी आप लोग जब इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक कर्व ड्रॉ करता हूं, ये लो, ये हो गया तुम्हारे पास में एनर्जी लेवल्स, ऐसे एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। और ये हो गया तुम्हारे पास में आर है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस,
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। देखिए समझिएगा, जब एटम्स दूर दूर हैं तब तो कोई भी तुम्हारे पास में एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं होते हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पास में ये लेवल अलग होगा, ये लेवल अलग होगा, ये लेवल तुम्हारे पास में डिफरेंट रहेगा। इस तरह से होता है तुम्हारे पास में, है ना, जब डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस कम किया जाता है, डिस्टेंस क्या है, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस, जैसे ही हम देखो इधर इधर डिक्रीज होगा तो इधर बढ़ेगा, तुम्हारा इंक्रीज होगा तुम्हारे पास में। जैसे ही उनको डिक्रीज किया जाता है, ऐसे डिक्रीज किया जाता है, तो लगभग तुम्हारे पास जब ये 1 एंगस्ट्रॉन पे आ जाएगा, लगभग तुम्हारे पास अभी मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 एंगस्ट्रॉन है, जैसे ये 1 एंगस्ट्रॉन पे आ जाएगा तो ये एनर्जी लेवल अब स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी लेवल तुम्हारे पास में हो जाएगा स्प्लिट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा ये एनर्जी लेवल तुम्हारे पास में देखो इस तरह से स्प्लिट हो गया। ठीक है, इस तरह से एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा तुम्हारे पास में। ऐसे ही तुम्हारे पास में ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा। हो सकता है वो ओवरलेप भी करे, है ना, जैसे मैं एक ओवरलेप करके बताता हूँ, जैसे देखो ये आपस में ओवरलेप कर रहा है तुम्हारे पास, है ना, ये देखो ऐसे स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर तुम्हें एक बैंड की तरह, इस तरह से बैंड की तरह दिखाई देता है, ये इस तरह से बैंड की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हारे पास में बैंड बनते हैं। और ये जो तुम्हें दिख रहा है दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, ये लो, ये जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होता है Eg, दैट इज द बैंड गैप। एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है मतलब डिफरेंस बिटवीन दी तुम्हारे पास में मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब ये बैंड गैप के बेसिस के ऊपर डिफाइन कर देते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलेप होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर उन दोनों के बीच में तुम्हारे पास में कुछ डिस्टेंस होती है, जबकि इंसुलेटर में वो बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे होते हैं, है ना। तो बैंड गैप के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं तीनों का डिफरेंस को। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में मेनली इस तरह से तुम्हारे पास बैंड्स बनते हैं सॉलिड के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, ये समझ में आ गया? आ गया? हाँ, एक सेकंड बस आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग, मैं वापस ये निकाल दूं, आप नोट कर लीजिएगा। ब्लोच थ्योरम, है ना। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग जल्दी से ब्लोच थ्योरम का डेफिनेशन बताइए, क्या है डेफिनेशन। पहले एक बार ये नोट कर लो, फिर ब्लोच थ्योरम देखो। चलिए, हो गया भाई। चलिए, नेक्स्ट इज ब्लोच थ्योरम। नेक्स्ट इज ब्लोच थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास में नेक्स्ट है ब्लोच थ्योरम। बताइए भाई, आप लोगों ने बताया नहीं किसी ने, ब्लोच थ्योरम क्या है? ब्लोच थ्योरम, देखिए इसको सिंपल वे में समझिए। हाँ देखो, एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, इन सॉलिड वेयर वी हैव द पीरियोडिक पोटेंशियल द सॉल्यूशन टू द Schrodinger equation is given by the plane wave modulated by a function which have periodicity of lattice. Potential is periodicity of varying. चलो देखो इधर समझिएगा, समझिएगा। देखो एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के फेल होने का रीजन क्या था भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के फेल होने का रीजन ये था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने ओवर सिंप्लीफाइड में क्या माना था कि इनसाइड सॉलिड या इनसाइड मेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मोशन करता है या कांस्टेंट पोटेंशियल में मोशन करता है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ने बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मोशन करता है, और
क्वांटम थ्योरी ने बोला था कांस्टेंट पोटेंशियल में मोशन करेगा, मतलब वो भी फ्री होगा तुम्हारे पास में, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कैसे पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करेगा, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक लाइन, इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड मूव्स इन पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल, ध्यान रहे ये इंटरव्यू बैच है ना, तो यहां कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं ना, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, समझना भाई ध्यान से, हाइड्रोजन एटम लिया। हाइड्रोजन एटम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिंपल हम लिखते हैं K(Q1Q2/R), ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोजन एटम में होता क्या है, हाइड्रोजन एटम में होता क्या है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर तुम्हारे पास में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में Ke-E/R, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो जाएगा माइनस का Ke² / R, डन। तो कहने का मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, अगर देखो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो आपके पास में कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आता है भाई, ठीक है। जैसे यहां तुम्हारे पास मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये R हो गया और ये पोटेंशियल VR हो गया, ठीक है। तो -1/R का ग्राफ देखो, +1/R का तो ऐसा बनाया होगा ना आप लोगों ने, -1/R का ग्राफ तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तुम्हारे पास में, दैट इज द इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। अब आप समझिए, ये मैंने एक सिंगल हाइड्रोजन एटम लिया है ना। मेरे पास यहां पर सॉलिड के अंदर एक एटम ना होकर बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना। आप सब लोग जानते हैं सॉलिड के अंदर एटम बहुत पास पास होते हैं और बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो वही मैं लेके देख रहा हूं यहां पर, देखो जैसे ये मैंने कोई 1 डायमेंशन सॉलिड ले लिया, है ना, यानी कि इसके अंदर एटम जो होंगे वो 1 डायमेंशनली इस तरह से होंगे, ठीक है। लगभग देख लेना सभी सेम डिस्टेंस पे है ना, और ये ए इनके बीच का सेम डिस्टेंस रहेगा, ये सेम डिस्टेंस रहेगा भाई आपके पास, ठीक है। चलिए समझना ध्यान से समझना भाई, क्योंकि समझोगे ध्यान से तो वहां पर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, समझोगे नहीं, रटोगे तो वहां पर एक्सप्लेन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये ऑब्जर्व करके आप लोग देख लेना, सही है। चलिए, चलो देखो, मैंने आपको बताया अभी अभी कि जैसे एक ये हाइड्रोजन एटम है, ये कोई एक एटम है, इसका जो पोटेंशियल बनता है और डिस्टेंस के साथ में वो कुछ इस तरह से बनता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। ये दूसरा एटम है, इसका तुम्हारे पास कैसे बनेगा भाई, इसका तुम्हारे पास में देखो ऐसा बनेगा इसका, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा। ये तीसरा एटम है, इसका तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसका देखो, मैं एक तरह से कंबाइन, जैसे ये तुम्हें दिख रहा है, ये कंबाइन फॉर्म कुछ इस तरह से बनता है तुम्हारे पास में, तो मैं एक साथ बना रहा हूं यहां पर, देखो इसका कुछ इस तरह से बनता है, ठीक ठीक ठीक, इस तरह से बनता, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा, समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जब इनसाइड सॉलिड मोशन करेगा ऐसे, फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास में यहां पर मोशन किया, यहां पर देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब और मोशन करेगा तो यहां पर आने के बाद वो वापस मैक्सिमम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जब वापस मोशन करेगा तो वापस देखो मिनिमम चला जाएगा यहां पर, और वहां यहां पर तुम्हारे पास वापस मैक्सिमम हो जाएगा। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इस ए डिस्टेंस के बाद में वापस से सेम पोटेंशियल उसको देखने को मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं इनसाइड सॉलिड इलेक्ट्रॉन फ्रीली मोशन नहीं करता है, पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करता है, ठीक है। तो ये ग्राफ सबको समझ में आया, आप बुक्स के अंदर ये फेमस ये देखते होंगे आप लोग ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आया कि कैसे आता है तुम्हारे पास ग्राफ। मैंने एक सिंगल एटम का लेके देखा, उसके बाद में मल्टीपल ऑफ एटम्स देखे, जैसे ही आप एटम्स को रखेंगे तो देखो इसका जो पोटेंशियल है वो स्प्लिट होकर कुछ तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब यहां मोशन करेगा तो वहां पर वो पीरियोडिक पोटेंशियल में, यहां से यहां तक पोटेंशियल है, फिर सेम पोटेंशियल यहां से यहां तक देखने को मिलेगा, सेम पोटेंशियल यहां से यहां तक देखने को मिलेगा, सेम पोटेंशियल यहां से यहां तक आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करता है। अब सुनिए, अब सुनिए,
भाई तुम्हारे पास में इससे पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल कांस्टेंट पोटेंशियल या फ्रीली तुम्हारे पास में मोशन, जीरो पोटेंशियल में मोशन करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो वेव फंक्शन होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन से अगर हम सोल्व करें, उसके लिए जो वेव फंक्शन होता है वो तुम्हारे पास में होता है, दैट इज द साई इज इक्वल टू जैसे ए ई की पावर आयोटा के आर, ठीक है। ये एक प्लेन वेव होता है तुम्हारे पास में, ये प्लेन वेव होता है, ठीक है। जबकि ब्लोच ने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड फ्रीली मोशन ना कर पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करता है, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो भी तुम्हारे पास में एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि पीरियोडिकली वेरी करे। ये बोला था ब्लोच ने, दैट इज कॉल्ड एज ब्लोच थ्योरम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लोच थ्योरम। तो इसको लिखना चाहो तो एक दो लाइन लिख लो, इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया वही है, बस इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन और लिख देंगे, ठीक है। लिख लो, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम potential inside solid is periodically varying, is periodically varying with period equal to lattice constant, with period equal to lattice constant, with period equal to lattice constant। कहने का मतलब v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका वेव फंक्शन भी एक प्लेन वेव ना होकर तुम्हारे पास में पीरियोडिकली वेरी करेगा। लिखो, हैंस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, हैंस solution of electron wave is not a plane wave, कहने का मतलब ऐसा बोल सकता हूं, इसका जो साई एक्स होगा दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आयोटा के एक्स, ए की पावर आयोटा के आर, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो इट्स वेव फंक्शन आल्सो शुड बी, लिखो, सो इट्स वेव फंक्शन आल्सो should be periodically varying, ठीक है। कहने का मतलब ब्लोच ने बोला कि इसका जो वेव फंक्शन होगा आपके पास में दैट इज साई के एक्स इज इक्वल टू ये होगा तुम्हारे पास में यू के एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, यू के एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स, वेयर ये जो फंक्शन दिख रहा है ना यू के एक्स, ये तुम्हारे पास में पीरियोडिकली वेरी करेगा और वही तुम्हारे पास में दैट इज कांस्टेंट ए के साथ में पीरियोडिकली वेरी करेगा। दैट इज द ब्लोच थ्योरम। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। डन, दैट इज द ब्लोच थ्योरम। तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए वहां पर कॉन्फिडेंटली, पहले एक बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे, और उसके बाद में ये पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए, एक्सप्लेन आपको करना आना चाहिए, तभी आप जो है वहां पर आंसर दे पाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में क्रोनिग-पेनी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है दैट इज द क्रोनिग-पेनी मॉडल। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज द क्रोनिग-पेनी मॉडल। क्रोनिग-पेनी मॉडल क्या है? क्रोनिग-पेनी मॉडल क्या है तुम्हारे पास में? तो सबसे पहले तो हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होगा वो तुम्हारे पास एक प्लेन वेव ना होकर कुछ इस तरह से होगा कि वो भी पीरियोडिकली वेरी करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब क्रोनिग-पेनी मॉडल क्या बताता है? ये जस्ट बताता है इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा, ये बताता है कौन? क्रोनिग-पेनी मॉडल।
ये मैथमेटिकली बताता है, ठीक है। मैथमेटिकली ये बताता है कि कैसे अलाउड रीजन होते हैं, कैसे फॉरबिडन रीजन होता है, ठीक है। ये सब चीजें एक्सप्लेन कब तो तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को शो करेगा, कब ये कंटिन्यूस एनर्जी लेवल को शो करेगा, कब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, कब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। ये सब चीजें एक्सप्लेन कौन करता है? क्रोनिग-पेनी मॉडल। कैसे करता है वो अपन देखते हैं। तो लिखो, दिस मॉडल शोज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मॉडल shows the behavior, this model shows the behavior of electron in a periodic potential, in a periodic potential by assuming a relatively one dimensional model, by assuming a relatively one dimension motion, a relatively one dimension motion या one dimension model of periodic potential, one dimension model of periodic potential। ठीक है भाई, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो ब्लोच ने बोला ना कि इसका वेव फंक्शन भी तुम्हारे पास में पीरियोडिकली वेरी होना चाहिए, या इसका पोटेंशियल, तो अच्छा पोटेंशियल क्या होता है? पीरियोडिकली वेरी होता है ना। इनसाइड इलेक्ट्रॉन, इनसाइड सॉलिड इलेक्ट्रॉन जो है फ्री ना होकर कांस्टेंट पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करता है। तो ऐसे केस में हम इसको मैथमेटिकली, क्वांटम मैकेनिकली जब अप्लाई करेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाना आसान नहीं होता है। तो उसको श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करने के लिए, आसान करने के लिए क्रोनिग-पेनी ने क्या माना, इसका जो पोटेंशियल पीरियोडिकली वेरी किया था वो उसको रिप्लेस कर दिया एक वन डायमेंशन मॉडल से। ठीक है, एक वन डायमेंशन, एक तुम्हारे पास में स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगुलर टाइप का मॉडल इसने माना। ठीक है, देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, जैसे तुम्हारे पास ऐसे था ना, देखो मैं इसका डायग्राम इधर ही बना देता हूँ, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां पर ऐसा नहीं कि आप डायग्राम ही नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं भाई, है ना। मैंने बोला ऐसे स्टूडेंट भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो 10 में से ओनली 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर वो सेलेक्ट होते हैं। और ऐसे स्टूडेंट भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप एक्सप्लेनेशन किस तरह से दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं, है ना। बहुत फैक्टर्स होते हैं फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो वो तभी आप लोग सब चीजें सीख सकते हैं जब पहले से आपने क्वेश्चन पता है कि तुम्हें इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से और इस तरह से आंसर देना है, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यही मेन बेनिफिशियल है, यही मेन बेनिफिट्स हैं इंटरव्यू बैच के। ठीक है, चलिए ये लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूं एक बार के लिए। ठीक, अभी हमने देखा इसका पोटेंशियल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ पोटेंशियल होता है भाई। ठीक, अब क्रोनिग-पेनी ने क्या किया, इस पीरियोडिक पोटेंशियल को एक कांस्टेंट पोटेंशियल में चेंज किया, तभी आप श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे भाई। ठीक है, तभी आप श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो किस तरह से किया वो देखते हैं अपन, है ना। आप लोग साथ के साथ बनाते जाइए। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा तुम्हारे पास में। इस तरह से चलता रहेगा भाई, है ना। ठीक है, मतलब इस मॉडल को इसने इस तरह से चेंज किया। ठीक है, जहां ये पोटेंशियल तुम्हारे पास में V0 है,
ये वी नोट आपके पास में है, ठीक, ये वी नोट है, और ये मैं मान लेता हूँ माइनस बी से जीरो, तो वी नोट है, और जीरो से ए तुम्हारे पास जीरो है। मतलब इसके पोटेंशियल को इसने ऐसे चेंज किया कि दैट इज द वी नोट और जीरो। वी नोट कब है? जब माइनस एक्स का वैल्यू माइनस बी से जीरो हो, और ये कब है? जब एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास में जीरो से ए हो, है ना। कुछ इस तरह से उसने क्राउडिंग पेनेट ने पोटेंशियल को चेंज कर दिया भाई। क्लियर है तुम्हारे पास में? चलो अब तुम्हारे पास में जैसे अलग अलग रीजन के अंदर हम जो है श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूरा वेरीफाई करूंगा, श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई आप लोग देख लेना किसी बुक से देखना चाहो तो, बाकी तुमसे पूछेंगे भी नहीं, है ना। तुमसे मेनली इसका ग्राफ वगैरह पूछेंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे आएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर एक इक्वेशन आती है, इसके अंदर एक इक्वेशन आती है, लिख लीजिए आप लोग, दैट इज जैसे सॉल्यूशंस वगैरह करेंगे ना इसके अंदर, तो एक इक्वेशन आएगी P साइन अल्फा ए अपॉन में अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए इज इक्वल टू कोस के ए। ये इक्वेशन निकल के आती है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसी इक्वेशन से सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन से सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। मेरे पास में जो P है ना, P दैट इज द एम ए अपॉन में एच को स्क्वायर वी नोट बी होता है ना। इसको स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जो वी नोट बी है इसको स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, बैरियर। डन। इसको क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन। क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ए लेटिस कांस्टेंट है ही, एम मास है ही तुम्हारे पास में, एच क्रॉस पता है, वी नोट तुम्हारे पास पोटेंशियल है ही, पी उसकी तुम्हारे पास में विड्थ हो जाएगी, ठीक है। ये मेनली तुम्हारे पास में इक्वेशन निकल के आता है, और इसी से ही डिसाइड करते हैं अपन कि कौन से अलाउड बैंड्स है, कौन से फॉरबिडन है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो अब समझिए सब लोग ध्यान से, मैं इसके बीच में कर्व ड्रॉ करता हूं, किसके बीच में? पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए और के ए के बीच में, ठीक है। ठीक है भाई, तो हम ये ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में P साइन अल्फा ए अपॉन में अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए, और यहां पर ये है अल्फा ए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखिए कि तुम्हारे पास, मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हो गया +1 और इतनी डिस्टेंस पे मैंने ये ले लिया -1, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, ओके, ऐसे यहां पर कर देता हूं, जो किया अभी सब पता लग जाएगा, ठीक। चलिए भाई, अब देखिए हम करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा आप समझिएगा। देखिए तुम्हारे पास P साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के। अच्छा ये पूरा किसके बराबर है? कोस के। ये वेरी तो पीरियोडिकली वेरी करेगा ना। अब तुम्हारे पास में देखो यहां पर जैसे अल्फा ए बराबर 0 रखूंगा, अल्फा ए बराबर 0 रखूंगा तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। और जब यहां पर 0 रखते हैं ना तो आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x होता है 1, ये 1 हो जाएगा। और प्लस इसमें कुछ ऐड हो रहा है, जब कुछ भी इसमें ऐड हो रहा है तो यहां पर 0 पर इसकी वैल्यू 1 से भी ज्यादा जाएगा, ठीक है। 1 से ज्यादा जाएगा तो तुम्हारे पास देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। मैं एक साथ बना रहा हूं इसका ग्राफ, इस तरह से बनता है, ठीक। इसको थोड़ा सा और ऊपर से ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। सिमिलर वे में इधर भी ऐसा ही बनता है। आई होप किसी को ग्राफ में दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। किसी को भी ग्राफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने सिंपल बताया है। यहां पर जब यहां पर अल्फा ए 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई,
और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है, प्लस कुछ ऐड आ रहा है तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आती है तुम्हारे पास में। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम इधर देखेंगे तो तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। अब आप समझिए कि ये पूरा जो है, ये जो पूरा है इसके ये तो है तुम्हारे पास यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, कोस के ए के बराबर है ना। तो जब ये कोस के ए के बराबर है तुम्हारे पास में, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है ना, जैसे प्लस माइनस 1 हो सकती है ना, नेगेटिव में -1 जा सकती है, पॉजिटिव में +1, और ये पूरा इसके बराबर है, समझना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसकी वैल्यू अगर ये इसके इक्वल है तो कभी भी +1 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, प्लस -1 से नीचे जाना नहीं चाहिए। जहां जहां पे जा रहा है +1 से ऊपर या -1 से नीचे, वो होता है इसका फोरबिडन बैंड। क्या होता है इसका, फोरबिडन। और जो इसके ऊपर यहां पर लिमिट हो जाता है तुम्हारे पास में +-1 में, वो होता है इसका अलाउड बैंड। ठीक है, तो आप लोग ये बना लीजिएगा। ये इसका है -1, ये है +1। ठीक है, यहां पर देखो मैं ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जैसे +1, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस। चलो मैं ऐसे पूरा ड्रॉ कर देता हूं, आप समझ जाना। सिमिलर वे में ये नेक्स्ट है, ये इधर देखो -1 आ रहा है और ये +1 आ रहा है, ऐसे ये ये +1 आ रहा है और ये आ रहा है तुम्हारे पास में माइनस आ रहा है, इस तरह से। ऐसे यहां पर भी देख लो, ये +1 है और ये है -1, ये -1 है और ये है +1। समझिए, मैं एक दो बता देता हूं, देखो आपको। देखिए यहां पर जैसे तुम्हारे पास जो ये मैंने बनाया ना, ये वाला देखो, ये वाला दिस वन, यहां पर देखो ये येलो वाला जो ग्राफ है वो +-1 के बीच में है। सिमिलर यहां पर भी क्या है तुम्हारे पास में, +-1 के बीच में है। यहां पर भी क्या है तुम्हारे पास में, +-1 के बीच में है। इसको बोला जाता है अलाउड बैंड, इसको बोला जाता है अलाउड बैंड। जबकि तुम्हें ये जो दिख रहा है तुम्हारे पास में, जो -1 +1 से तुम्हारे पास ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट जहां पर आ रहा है ना, ये तुम्हारे पास में होता है फोरबिडन, क्योंकि भाई ये पूरा जो है इसके बराबर है ना, और इसका वैल्यू +1 से ज्यादा होता नहीं है, -1 से ज्यादा नहीं होता, तो इसका वैल्यू भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। इसका मतलब ये जो तुम्हें दिख रहा है, दैट इज द फोरबिडन बैंड, दैट इज द फोरबिडन। तो ये बीच में देखो, ये दो अलाउड बैंड है, इसके बीच में ये फोरबिडन बैंड आ जाता है तुम्हारे पास में, है ना। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तुम जब इसके अंदर पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, जब तुम लोग जो आगे अपन सब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपन देखेंगे कि कैसे अलाउड बैंड फोरबिडन बैंड आते हैं। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास में क्रोनिग पेनी मॉडल अलाउड बैंड और फोरबिडन बैंड के बारे में बताता है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये जो पी है ना, पी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत। ये जो पी है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन कब तो तुम्हारे पास में एक बाउंड की तरह बिहेव करेगा और कब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास में फ्रीली रहेगा या फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसके दो केस देखते हैं, लिखिए आप लोग केस फर्स्ट। ठीक, हटाओ इसको। चलो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, प्लीज, कोई भी डाउट है पूछिए। इसके दो केस हम देख रहे हैं। केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट है इफ p टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। तो देखो आप लोगों ने अभी ऐसा पढ़ा है ना, जैसे p साइन अल्फा a अपॉन में अल्फा a प्लस कोस अल्फा a इज इक्वल टू कोस के a, ये पढ़ा है। इसको तुमने इनफाइनाइट कर दिया तो मतलब ओवरऑल वैल्यू पूरी इनफाइनाइट बन जाएगी, समझना। और ये बोल रहा है कि +-1 से ज्यादा जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका वैल्यू तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, तभी इसको मतलब ये बहुत हाई वैल्यू चली गई तो इसको बिल्कुल कम कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, तो अगर ऐसा है देन उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए बराबर 0, तो साइन अल्फा ए बराबर 0 कर सकता हूं, दैट इज द साइन एन पाई बोल सकता हूं। तो यहां से अल्फा ए बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर,
और अल्फा स्क्वायर जैसे अपन जब श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं ना दोनों रीजन के अंदर, -b से 0, 0 से a, तो वहां पर आप लोग देखेंगे जो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आती है वो आती है 2me अपॉन में h कोस स्क्वायर। तो यहां पर हम रखेंगे 2me अपॉन में h कोस स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहां से e बराबर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कोस स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर। देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी तुम्हारे पास में आपने कहां पढ़ी है? पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में पड़ी होगी। तो मतलब ये तुम्हारे पास में एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को बताता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो आप लोग यहां तक। तो लिख लो अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखो ये पूरा किसके बराबर होता है? P इज इक्वल टू एम ए अपॉन में एच कोस स्क्वायर वी नोट बी। और मैंने बताया था ये पोटेंशियल स्ट्रेंथ है ना, दैट इज द पोटेंशियल स्ट्रेंथ। ये आपके पास में होती है पोटेंशियल स्ट्रेंथ। तो लिख लो आप लोग कि इफ P tends to infinite, there is increase in barrier strength या potential strength, there is increase in barrier strength, देखो, so width of allowed energy bands become narrow, है ना। मतलब यहां पर जो अलाउड एनर्जी, देखो जब ये तुम्हारे पास में इन्फिनिट हो गया ना, ये समझिए आप लोग, तो इसका मतलब ये और बढ़ेगा तो और ऐसे, देखो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, मतलब और तुम्हारे पास में ऐसा आएगा। तो ये जो अलाउड एनर्जी बैंड है ना, इसकी विड्थ तुम्हारे पास में हो जाती है नैरो, ये बोल रहा है ये, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो लिख लीजिए आप लोग इसके अंदर लिख लिया ये। तो ऐसे देखो इसका मतलब ये होगा ना, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, उसमें आप क्या देखते हो? इनसाइड बॉक्स पार्टिकल फ्रीली होता है और उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों तरफ तुम्हारे पास में रिजिड तुम्हारे पास में बॉल्स होती है ना, इनफाइनाइट पोटेंशियल की बॉल होती है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसके अंदर, आप लोग इसके अंदर ऐसे लिख लीजिएगा, दैट इज लिखो फॉर लार्ज पी द टनलिंग थ्रू द बैरियर, फॉर लार्ज पी टनलिंग थ्रू बैरियर become difficult, ठीक है। ये जल्दी से लिख लीजिए भाई आप लोग। हो गया, चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, दैट इज के सेकंड इसका है, दैट इज P टेंस टू 0। जब P टेंस टू 0 होगा तो देखो आपने ऐसा पढ़ा था ना, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए इज इक्वल टू प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। ये 0 बन गया तो कोस अल्फा ए किसके बराबर आ गया? कोस अल्फा ए बराबर आ गया कोस के ए के, ठीक है। अल्फा ए बराबर के ए से ए गया, अल्फा स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर होता है 2me अपॉन में एच स्क्वायर, और के बराबर होता है तुम्हारे पास में, के बराबर होता है दैट इज द P बराबर एच क्रॉस के होता है ना, तो K बराबर हो जाएगा P बाई एच क्रॉस, ये रख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे एच क्रॉस स्क्वायर, ये मोमेंटम है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो E बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2m, दैट इज द हाफ mv स्क्वायर। मतलब उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। तो पार्टिकल कैसा होगा तुम्हारे पास में? फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ये लिख लो आप लोग, विच इज एप्लीकेबल टू कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन, एप्लीकेबल और कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सबको? तो मतलब क्रोनिंग पेनी मॉडल ये बताता है, पहली चीज तो कैसे अलाउड एनर्जी बैंड्स मिलते हैं, कैसे फॉरबिडन मिलते हैं, उसके बाद में कब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सॉलिड फ्री की तरह बिहेव करेगा और कब तुम्हारे पास में एक वो बाउंड की तरह बिहेव करेगा, वो सब चीजें कौन बताता है तुम्हारे पास में? क्रोनिंग पेनी मॉडल बताता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। जस्ट 1 सेकेंड।
हो गया भाई, चलिए। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास में आता है, दैट इज, अब कौन सा क्वेश्चन था भाई नेक्स्ट? देखो ये तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, इसका हो चुका है आंसर, ब्लॉच थ्योरम, कॉनिक पेनी मॉडल। और अब ये देखते हैं अपन इके रिलेशन इन सॉलिड किस तरह से होगा, एंड एक्सप्लेन एक्सटेंडेड जोन एंड रिड्यूस्ड जोन, ठीक है, ये अपन देखते हैं। ठीक, चलो। दैट इज इके रिलेशन इनसाइड सॉलिड, इके रिलेशन इनसाइड सॉलिड, ठीक है, ये अपन अब देखते हैं भाई। इसको अपन डिस्पर्जन रिलेशन भी बोलते हैं भाई, है ना, इसको अपन डिस्पर्जन रिलेशन भी बोलते हैं। तो देखिए आप लोग, अब इके रिलेशन आप सिंपली ऐसा नहीं ले सकते, जैसे सॉलिड की बात नहीं करता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है। लेकिन हमने देखा ना यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड पीरियोडिकली पोटेंशियल मोशन करते हैं, तो सिंपल तुम्हारे पास में ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हर रीजन में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में तुम्हारे पास प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन रिलेशन देखो कुछ इस तरह से होता है, मैं बना रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा। दैट इज, ये हो गया तुम्हारे पास में एनर्जी ई, ये हो गया तुम्हारे पास में के, ठीक है। सिंपल ये नहीं हो सकता, के टेंस टू जीरो के लिए तुम्हारे पास में प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बनता है, और ये मैं बना रहा हूं ओनली फर्स्ट बिरलवन जोन में। बिरलवन जोन क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, ये सब हम क्रिस्टलोग्राफी में देख चुके हैं भाई स्टार्टिंग में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। यहां पर हो गया माइनस पाई अपॉन ए, और यहां पर हो गया तुम्हारे पास में प्लस पाई अपॉन ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट बिरलवन जोन, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट बिरलवन जोन। और इसका ग्राफ कुछ आता है, वो कुछ इस तरह से आता है, देखो, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रहे कि जो मतलब बिल्कुल के टेंस टू जीरो के लिए है ना, यहां पर तो ये एक तरह से ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर होता है। जब हम इसके मिड पॉइंट पे आते हैं ना, यहां पर देखो, इसको मैं फॉर एग्जांपल इस वाले पेन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आते हैं ना, यहां पर इसके मिड पॉइंट के आसपास यहां पर ये होता है ई प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है, मतलब एक लीनियरली तुम्हारे पास में दिखेगा। और यहां पर तुम्हारे पास में देखो ये ऐसा ग्राफ, ऐसा किसका ग्राफ आता है, ऐसा ये होता है y प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स का, ये होता है एक तरह से यहां पर इसके इसके टॉप ऑफ द बैंड के ऊपर ई प्रोपोर्शनल टू रूट के टाइप का होता है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, किसका, तुम्हारे पास में डिस्पर्जन रिलेशन का, ठीक है। तो ये ई के डायग्राम है भाई, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, दैट इज फॉर ओनली फर्स्ट बिरलवन जोन, है ना, ये मैंने डायग्राम जो बनाया है ये फर्स्ट बिरलवन जोन के लिए बनाया है। अब हम जो है इसका एक्सटेंडेड जोन स्कीम बनाते हैं, है ना, इसी का ही हम बनाते हैं एक्सटेंडेड जोन स्कीम, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, दैट इज एक्सटेंडेड जोन स्कीम। ठीक, ये पूछते हैं भाई, है ना, बीएआरसी में पिछली बार भी पूछा हुआ था, उससे पिछली बार भी पूछा हुआ था, ठीक है ना, ई के रिलेशन इनसाइड सॉलिड किस तरह से होता है, उसका एक्सटेंडेड जोन और रिड्यूस जोन बनाइए आप लोग, ठीक है। तो ये ग्राफ पूछ लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये कैसे बनेगा तुम्हारे पास में, ठीक, दिस इज ई एंड दिस इज के। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर माइनस पाई अपॉन ए, ये ले लेता हूँ यहाँ पर प्लस पाई अपॉन ए, यहाँ ले लेता हूँ मैं 2 पाई अपॉन ए, यहाँ ले लेता हूँ मैं माइनस का 2 पाई अपॉन ए, एक और ले लेता हूँ 3 पाई अपॉन ए, और यहाँ ले लिया मैंने माइनस का 3 पाई अपॉन ए, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको ले लिया भाई। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो जहाँ जहाँ पर ये डिफाइन हो रहे हैं ना, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ले,
देखो अभी जैसे हमने हमने इके रिलेशन बनाया ना, ये ओनली किसके लिए बनाया है? फर्स्ट बिल्ड वन जोन के लिए। तो फर्स्ट बिल्ड वन जोन के लिए जो इके रिलेशन आ जाएगा वो तुम्हारे पास में कुछ सेम इसी तरह से आ जाएगा भाई। फर्स्ट बिल्ड वन जोन के लिए जो इके रिलेशन आ जाएगा कुछ इसी तरह से सेम आ जाएगा, इसी तरह से, है ना? मतलब देखो ऐसा, ये लो, दैट इज फॉर फर्स्ट बिल्ड वन जोन, है ना? कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा और ठीक कर लेना। दैट इज फॉर फर्स्ट बिल्ड वन जोन, जो कि देखो हमने यहां बना रखा है। ठीक है, अब देखो जैसे अपन हमने देखा ना यहाँ पर जो क्रोनिंग पेनी मॉडल के अंदर, ये तुम्हारे पास में अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड ऐसे आता है। अच्छा, सेकंड थिंग हमने देखो ये भी देखा है यहाँ पर, इधर देखिए, हमने ये भी देखा है यहाँ पर, जैसे हमने देखा है कि जैसे पी साइन अल्फा ए अपॉन में अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। तो बिल्ड वन जोन जो डिसाइड होगा ना वो इससे तो डिसाइड होगा, मतलब कोस के ए इज इक्वल टू कोस एन पाई। ठीक है, तो यहां से के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई। तो के बराबर हो जाएगा एन पाई अपॉन ए प्लस माइनस एन पाई अपॉन ए। जैसे यहां पर एन बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि भाई ये इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता ना, बिल्ड वन जोन तो इससे डिसाइड होगा तुम्हारे पास में। जब के एन बराबर 1 रखेंगे तो प्लस माइनस पाई अपॉन ए, ये फर्स्ट बिल्ड वन जोन हो गया। ठीक है, जब सेकंड बिल्ड वन जोन रखेंगे तो उससे पहले इसके अंदर क्या आएगा? एक डिसकंटिन्यूटी आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉरबिडन बैंड होता है ना, तो एक तुम्हारे पास में आता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी इसके जस्ट बाद, मतलब यहीं से स्टार्ट ना करके यहां से स्टार्ट करते हैं। कुछ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है इसकी, यहां से स्टार्ट ना कर कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये देखो तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इधर भी कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया तुम्हारे पास में सेकंड बिल्ड वन जोन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये सेकंड बिल्ड वन जोन, सेकंड बिल्ड वन जोन। ये हो गया तुम्हारे पास में फर्स्ट बिल्ड वन जोन। अब थर्ड बिल्ड वन जोन की बात करेंगे तो वापस से जब यहां पर n बराबर 3 रखेंगे तो यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, क्योंकि वो फॉरबिडन को बताता है तुम्हारे पास में। ये तुम्हारे पास को इस तरह से, ठीक है, सिमिलर वे में यहां पर तुम्हारे पास में, है ना? तो ऐसा एक फेमस ग्राफ आप लोगों ने, है ना, हर बुक के अंदर देखा होगा। तो ये कुछ इस तरह से बनता है भाई ये। ठीक है, दैट इज द थर्ड बिल्ड वन जोन, थर्ड बिल्ड वन जोन। ये थोड़ा ऊपर तक चला गया तो इसको भी ऊपर तक भेज दो। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यहाँ पर, है ना, जब तक आप इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोग गलत बनाओगे, फिर सही बना ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करना है भाई आप लोगों को। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है एक्सटेंडेड जोन स्कीम। ठीक है, ये ओनली फर्स्ट बिल्ड वन जोन के लिए है, ये एक्सटेंडेड जोन स्कीम है। अब इसका ही हम रिड्यूस जोन स्कीम बनाते हैं, मतलब जो फर्स्ट बिल्ड वन जोन है ना, इसी के अंदर अपन सेकंड बिल्ड वन जोन, इसी के अंदर अपन क्या करते हैं? थर्ड बिल्ड वन जोन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए यहां पर, दैट इज द ई, और यहां हो गया तुम्हारे पास में के, दैट इज माइनस पाई अपॉन ए, दैट इज प्लस पाई अपॉन ए। ये लीजिएगा भाई, डन। तो सबसे पहले फर्स्ट बिल्ड वन जोन का तो यही बन जाएगा तुम्हारे पास में, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये लीजिएगा, है ना? जब यहीं पे देखो, हम जब सेकंड बिल्ड वन जोन जाएंगे, जब हम यहीं पे सेकंड बिल्ड वन जोन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो सेकंड बिल्ड वन जोन ये वाला है ना तुम्हारे पास में, सेकंड बिल्ड वन जोन ये है। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में बनाना है तो कुछ इस तरह से आता है, देखो। थोड़ा सा ठीक बना लेंगे हम। ठीक है, ये सेकंड बिल्ड वन जोन को बताएगा भाई, ये सेकंड बिल्ड वन जोन को। ऐसे ही जब अपन ये सेकंड बिल्ड वन जोन को बताएगा, ये फर्स्ट बिल्ड वन जोन है ही तुम्हारे पास में। इसी को, इस थर्ड बिल्ड वन जोन को हम अगर फर्स्ट में बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये थर्ड बिल्ड वन जोन। ऐसे ही नेक्स्ट अगर तुम बनाना चाहो फोर्थ बिल्ड वन जोन, ये कुछ इस तरह से बनेगा।
इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दैट इज द थर्ड बिल्वन जोन, दैट इज द फोर्थ बिल्वन जोन, है ना। फोर्थ वैसे मैंने इसमें बनाया नहीं है। ये तुम्हारे पास में रिड्यूस जोन स्कीम वगैरह होता है, ठीक है, जो कि आपको आना चाहिए भाई, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास में है क्वेश्चन, देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास में क्या है, दैट इज, ये तुम्हारे पास में हो चुका है, ई के रिलेशन फॉर सॉलिड एंड ये। नेक्स्ट है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड एंड वीजी वर्सेस के कर्व, ठीक है। ये बनाते हैं भाई, देखो अपन ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड, ठीक है। ये तुम्हारे पास देखते हैं, तो देखो जब भी तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड मोशन करता है, तो हमने ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में हुआ है तो एक तुम्हारे पास में वो ग्रुप ऑफ वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में, उस केस में उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी Vg, उसको बोलेंगे अपन ग्रुप वेलोसिटी, जिसको अपन बोलते हैं डी ओमेगा अपॉन में डी के। ये सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। और E बराबर एनर्जी, E बराबर एच क्रॉस ओमेगा, सब लोग जानते हो। ओमेगा बराबर हो जाएगा E बाई एच क्रॉस, इसको यहां पर रखेंगे तो Vg बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई अपॉन में डी। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ग्रुप वेलोसिटी होगा डिपेंड ऑन स्लोप ऑफ ई के कर्व, ई के कर्व के स्लोप के ऊपर वो डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर मुझे ई के कर्व ड्रॉ करना है तो पहले, सॉरी, अब अगर मुझे वीजी वर्सेस के ड्रॉ करना है तो पहले मुझे ई के कर्व ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे देखो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि इनके बीच में कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो वो भी बना लेते हैं अपन। ये लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ ई के कर्व, दैट इज द ई, दैट इज द के। फिर मैं बनाता हूँ तुम्हारे पास में दैट इज द वी जी एंड दैट इज द के, ठीक है। ऑरिजिन, ऑरिजिन, ठीक। ई के कर्व तो सबको पता है, ये माइनस पाई अपॉन ए है और ये है प्लस पाई अपॉन ए, ठीक है। तो ये सबको पता है। तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से आता है, ये लगभग तुम्हारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा और ठीक बना लेंगे अपन, इस तरह से, ठीक है। अब आप लोग समझिए, जैसे अपन जब वीजी जो होता है ना, वीजी डी ई अपॉन डी के होता है, तो देखो जब तुम्हारे पास में ये वाला देखेंगे ना, यहाँ पर तुम्हारे पास में स्लोप कैसा है, ऐसे निकालते हैं ना स्लोप, लेस देन थीटा है, टेन थीटा, तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर स्लोप जो है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो डी ई अपॉन डी के है वो भी तुम्हारे पास में आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर तुम्हारे पास लगभग कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा तुम्हारे पास में, जीरो आएगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा देखो, यहाँ जैसे ये यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो इसका स्लोप तुम्हारे पास में नेगेटिव टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक तो पॉजिटिव है पूरा। जैसे इस वाले का स्लोप देखेंगे ना, इस वाले का स्लोप, इस वाले का स्लोप कैसे चेक करते हो आप लोग, यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ये देखो 90 से ज़्यादा जा रहा है ना, तो आपको पता है 10 जो है 90 से 180 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव। ये ग्राफ थ्योरी में मैं बता चुका हूँ इंटरव्यू की क्लास में ही, ठीक है। इसका स्लोप तो देखो पॉजिटिव आएगा और इसका स्लोप तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा। ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। ये बना लीजिएगा। और और तुम्हारे पास और तुम्हारे पास ये बिल्कुल बीच में है ना, एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ और करता हूं मैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ और करता हूं, क्योंकि इसी से ही तुम्हारे पास में नेगेटिव इफेक्टिव मास का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा भाई, ठीक है। मेनली देखो, ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, यहां तक तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, उसके बाद में डिक्रीज होने लग जाता है। इसको बोला जाता है इनफ्लेक्शन पॉइंट, लिख लो, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लेक्शन।
इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसको कहा जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक, चलो तो ये तुम्हारे पास में कर्व पूछ लेते हैं भाई, वीजी क्या होता है पूछ लेते हैं। वीजी थी, वीजी जो है यहाँ पर इनसाइड सॉलिड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो एक ग्रुप ऑफ वेव की तरह बिहेव करेगा, कि वेलोसिटी वीजी हम बोलेंगे यहाँ पर, इस तरह से निकाला। और डीई वीजी वर्सेस के करो तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास में दैट इज व्हाट इज द इफेक्टिव मास। व्हाट इज इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास क्या होता है? स्टूडेंट ज्यादातर पता है क्या बोलते हैं, सर ये होता है इफेक्टिव मास। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये होता है इफेक्टिव मास। ठीक है, इफेक्टिव मास आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिराइव मतलब बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या होता है। और इसको वो पूछते हैं कि इसका ड्राइव करके बताओ। ठीक है, इसका प्रूफ करो, ये तुम्हारे पास में कैसे निकल के आए, ये प्रूफ करो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भाई आप लोग बताइए व्हाट इज द इफेक्टिव मास, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द इफेक्टिव मास तो क्या आंसर देंगे? बताओ भाई, आदित्य, देवांश, बताओ जल्दी से। अंतर्यामी, बताओ। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन सॉलिड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन। डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन सॉलिड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन। और कुछ बताओ भाई, डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन, और कुछ बताओ। चलो देखो इधर, समझिए देखो, एक तो मेरे पास में है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। एक्चुअली ये पूछते हैं कि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को इनसाइड सॉलिड इफेक्टिव क्यों बोला गया है। सिंपल मास भी तो बोल दो, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोलते हो जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यही होती है ना, एक बार देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसको इफेक्टिव मास क्यों बोला जा रहा है। तो समझिए, देखो इनसाइड सॉलिड इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है, फ्री नहीं होता है। वो तुम्हारे पास में पीरियोडिकली पोटेंशियल में मोशन करता है, मतलब जो पॉजिटिव आयन कोर है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वहां हमारे उससे इंटरेक्ट करता है। जो पॉजिटिव आयन कोर है जिसको अपन लैटिस बोलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करता है। उसकी वजह से जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, एक तरफ बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन है, और एक तरफ तुम्हारे पास में ऐसा इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ तुम्हारे पास में ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि पोटेंशियल से या लैटिस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका जो बिहेवियर होगा, जो इलेक्ट्रॉन लैटिस से इंटरेक्ट कर रहा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से डिफरेंट मिलेगा तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास में डेविएशन है, ये जो बिहेवियर है, इसी को बोला जाता है तुम्हारे पास में इफेक्टिव मास। द मास ऑफ विच इलेक्ट्रॉन शोज इनसाइड द पीरियोडिकली सॉलिड, the mass with which electron participate in the dynamic in a periodic potential। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी देवांश ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं, इसके बारे में आप लिख लो। एन इलेक्ट्रॉन ऑन ए क्रिस्टल, एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल interact with lattice potential, interact with
lattice potential, interact with lattice potential, hence its response to external force, hence its response to external force, its response to external force is different from free electron, is different from free electron। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फोर्स को उस तरह से रेस्पॉन्स नहीं करता है जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। हेंस डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन ए सॉलिड, हेंस डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर in a solid from free electron behavior is taken from free electron behavior is taken into account by considering electron to have इफेक्टिव मास। आई होप समझ में आ गया होगा। सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन है वो लेटिस पोटेंशियल इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स का जो रेस्पॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन से कुछ डेविएट होकर आ रहा है, कुछ डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास में बिहेवियर के अंदर कुछ तुम्हारे पास में डेविएशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड का, उस केस में जो उसका मास लिया जाता है उसको अपन इफेक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m स्टार इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में d2e अपॉन में d, ठीक है। अब इसको हमें ड्राइव करना है, प्रूफ करना है कि इसका जो प्रूफ है ना भाई, इसका जो प्रूफ है ये लास्ट जो इंटरव्यू 2025 के ये IISc बेंगलोर में भी पूछा हुआ था, ये BARC में SO एंड TO दोनों में पूछा हुआ था, साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर। बच्चों को ये याद रहता है कि हाँ ये होता है, प्रूफ कोई याद नहीं रखता इसका, ठीक है। तो कई बार प्रूफ पूछ लेते हैं। तो देखो अपन देखते हैं इसका प्रूफ जल्दी जल्दी, आसान सा ही है, बिल्कुल छोटा सा ही है। देखो हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन है इनसाइड सॉलिड है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल लग रहा होगा, सही बात है। और हम क्या करते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बाहर से भी उसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, फील्ड अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा तुम्हारे पास में, जब बाहर से तुम्हारे पास में उसके ऊपर एक फील्ड अप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास में क्या होगा, वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, नहीं आएगा तुम्हारे पास में। तो उसकी एनर्जी में जो चेंज है भाई, एनर्जी में चेंज जो है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एनर्जी बोलते हैं वर्क बोल दो, वर्क होता है तुम्हारे पास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स को मैं यहां पर बोल सकता हूँ QE यानी कि EE, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल ये dx आ गया तुम्हारे पास में। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस dx को मैं लिख सकता हूँ EE v dt, मान लो dt टाइम तक तुम्हारे पास में उसको डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तो तुम्हारे पास में v dt आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने लिखा कि इनसाइड सॉलिड इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी होता है, वो होता है 1/h क्रॉस dE अपॉन में dk, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे तो यहां से dE बराबर हो जाएगा EE अपॉन में h क्रॉस EE अपॉन में h क्रॉस dE अपॉन में dk इंटू में dt, ठीक है। इस dE को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, dE अपॉन dk इंटू dk रख सकता हूं ऐसा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में EE अपॉन में h क्रॉस dE अपॉन में dk इंटू में dt, ठीक है। देखो dE अपॉन dk को हटा दो यहां से और dt को इधर ले आओ, तो dk अपॉन dt तुम्हारे पास हो जाएगा EE अपॉन में h क्रॉस, हो जाएगा क्या, dk अपॉन dt तुम्हारे पास हो जाएगा EE अपॉन में h क्रॉस, ठीक है। नाउ आप लोगों को पता है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं यहां पर dv अपॉन में dt रख सकता हूं क्या, और d अपॉन dt अगेन ये वेलोसिटी जो होगा ये तुम्हारे पास एक ग्रुप वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, इसको मैं रख सकता हूं dE अपॉन में dk, ठीक है। 1/h क्रॉस को आप लोग बाहर ले लीजिएगा,
ठीक है। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो होगा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी टू ई अपॉन में डी के स्क्वायर, फिर के का होगा डी टी के साथ, टी के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा डी की अपॉन डी टी। सही है क्या? डी की अपॉन डी टी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारे पास में, दैट इज 1 अपॉन एच क्रॉस डी टू ई अपॉन में डी के स्क्वायर। एक काम करो, इसको पूरे को इधर भेज दो, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल ई बाई एच क्रॉस, कहने का मतलब ये हो जाएगा ई अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर डी टू ई अपॉन में डी के स्क्वायर, है ना। ये एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो, एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ बराबर ये होता है ना, देखो एफ बराबर एम ए, ठीक है। और इस एफ को मैं रख सकता हूं दैट इज द ई, तो यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा ई अपॉन में एम। अब इनसाइड सॉलिड देख रहे हैं तो यहां पर जो मास होता है उसका इफेक्टिव मास होता है, तो यहां पर हम रख सकते हैं ई अपॉन में एम स्टार, ठीक है। ई से ई गया तुम्हारे पास में, तो यहां से एम स्टार जो आ जाएगा, सोल्व कर लोगे ना, इसको रिवर्स लेके जाकर सोल्व कर लेना, ये बन जाएगा एच को स्क्वायर अपॉन में डी टू ई अपॉन में डी के स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस तरह से इफेक्टिव मास वाला जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई होता है। आई होप आपने जब नेट गेट का कोचिंग किया होगा तो उस केस में आप लोगों ने जो है इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा होगा, तो इस तरह से इसको वेरीफाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो इफेक्टिव मास है ना, ये जो इफेक्टिव मास है एम स्टार, ये तुम्हारे पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। इसका भी हम कर्व ड्रॉ करेंगे, और कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब इनफाइनाइट होगा, ये अपन देखेंगे। क्लियर है सबका? चलिए हटा दो इसको, चलिए इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक। चलो अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं पहले इफेक्टिव मास का, तो मैं एक साथ एक में ही ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर देख लो, इधर कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया माइनस पाई अपॉन ए, ये हो गया प्लस पाई अपॉन ए, ठीक है। ये तुम्हारे पास में हो गया के, यहां पर मैं ई के कर्व ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं ई के कर्व ड्रॉ करूंगा, यहां पर ग्रुप वेलोसिटी का और उसका करूंगा, और यहां पर मैं करूंगा इफेक्टिव मास, ठीक। दैट इज, पहले तो मैं कर रहा हूं ई वर्सेस के, तो बताने की जरूरत नहीं है, ये पाई अपॉन ए है, ये माइनस का पाई अपॉन ए है, ठीक है। इसका जो कर्व आता है, अच्छा मैं एक काम और करता हूं, पहले ही यहां पर बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट अभी मैंने बताया था, जहां पर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सडनली चेंज होता है, ठीक है। कैसे चेंज होता है वो अपन देखेंगे अभी, चलिए, ठीक। ये ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 2a हो जाएगा, ये प्लस पाई अपॉन 2, कुछ बात ही नहीं है। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास सबसे पहले ई के कर्व बनाते हैं अपन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से मैंने बताया था, है ना। ये तुम्हारे पास में होता है भाई ई के कर्व, डन। ये तुम्हारे पास में होता है ई के कर्व। इसके बाद में मैंने यहाँ पर आपको वीजी वर्सेस बताया होगा, दैट इज द, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वीजी, दैट इज द वीजी वर्सेस के, अगेन ये पाई अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन ए, ठीक है। तो ये मैंने बताया होगा तुम्हारे पास में कुछ इस तरह, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे नेगेटिव आता है, कैसे पॉजिटिव आता है, ठीक है। आई होप वो समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं यहाँ पर एम स्टार वर्सेस के, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगेन ये पाई अपॉन ए है, ये माइनस पाई अपॉन ए है, ये माइनस पाई अपॉन 2a है, ये प्लस पाई अपॉन 2, ठीक है। समझिए भाई सब लोग ध्यान से, देखिए मैंने बताया था कि जैसे जीरो के आसपास, है ना, एट द बॉटम ऑफ द बैंड, एट बॉटम ऑफ बैंड,
जब बैंड के बॉटम की बात करेंगे, मतलब k टेंड्स टू 0 की बात करेंगे, तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू देखो k स्क्वायर है ना, इसका जो बिहेवियर है यहाँ पर ये E प्रोपोर्शनल टू है k स्क्वायर, ठीक है। तो अब E प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर है तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तुम्हारे पास में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ से जो m स्टार हम देखेंगे तो वो तुम्हारे पास में आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? कहाँ पर? बॉटम पे, ठीक है। अब एट मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट पे देखेंगे अपन, जैसे अपन यहाँ इसके मतलब बीच में देखेंगे, मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे तो इसका बिहेवियर लीनियर टाइप का है, E प्रोपोर्शनल टू k टाइप का है। जब E प्रोपोर्शनल टू k होगा तो यहाँ से जब d2e अपॉन डी के स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि एक बार करेंगे कांस्टेंट आएगा, दोबारा करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो m स्टार हो जाएगा वो हो जाएगा h को स्क्वायर अपॉन में d2e अपॉन में डी के स्क्वायर, तो वो बन जाएगा तुम्हारे पास में इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट जो आएगा तुम्हारे पास में, मतलब इसके लगभग यहाँ पर मिड पॉइंट पे लाइन जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास इनफाइनाइट आएगा। और तीसरा है एट टॉप ऑफ द बैंड, टॉप ऑफ बैंड, जब टॉप ऑफ द बैंड बात करेंगे तो उस केस में देखो E प्रोपोर्शनल टू रूट के है, मैंने बताया था ना इसका ग्राफ, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का आ रहा है ना, इस तरह का है ना, तो ये E प्रोपोर्शनल टू रूट के है। यहाँ पर जो इसका बिहेवियर होगा E प्रोपोर्शनल टू, इसके बाद में है ना, इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में इसका बिहेवियर ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तुम्हारे पास में तो यहाँ से देखो d2e अपॉन डी के स्क्वायर ये तुम्हारे पास में आएगा नेगेटिव, ऐसे केस में m स्टार भी तुम्हारे पास कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो बनता है ना भाई तुम्हारे पास, देखो कुछ इस तरह से बनता है, इसका ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है। देखो यहाँ पॉजिटिव होगा, इफेक्टिव एज 0 नहीं होगा तुम्हारे पास में, तो ये 0 पे तो 0 नहीं होगा, और यहाँ होगा पॉजिटिव, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट आ रहा होगा ना, मिड पॉइंट जो है इसके ऊपर इनफाइनाइट आ रहा होगा, ठीक है। और इसके इधर और इसके इधर नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ देखो नेगेटिव आता है इस तरह से, ये नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। डन, ठीक है। ग्राफ समझ में आया भाई? कर्व पूछ लेते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कर्व, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं समझ में आया ग्राफ? देवांश, अंकित, अंतर्यामी, आदित्य, दिग्विजय, यस, आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब देखो इसका एक्चुअल में मैंने बताया कि कैसे जीरो होता है, कैसे कैसे तुम्हारे पास में इन्फाइनाइट होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव। तो इफेक्टिव मास पॉजिटिव का मतलब तो सबको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्फाइनाइट का मतलब क्या है आप समझिए, देखो मास अगर इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन मोशन करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा ना, इधर देखो आप लोग कि m स्टार इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, है ना, इसका फिजिकल मीनिंग, इसका फिजिकल मीनिंग। तो देखो m स्टार इन्फाइनाइट का मतलब हो गया, देखो हमने बोला जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर एक तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ना एफ एक्सटर्नल, तो सीधी सी बात है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो तुम्हारे पास इधर फोर्स लगता है, और दूसरा लैटिस पोटेंशियल तुम्हारे पास लगता है, मान लो वो इधर लग रहा है। जब ये दोनों बराबर हो जाएं, आउटसाइड पोटेंशियल जो हम बैटरी लगा रहे हैं और इनसाइड पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएं, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, इक्वल कौन? इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और स्टॉप होने का मतलब क्या होगा, कोई पार्टिकल स्टॉप है, इसका मतलब क्या है, उसका एफ स्टार जो है वो बहुत हैवी फील करेगा, मतलब उसका इफेक्टिव मास इनफाइनाइट बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। सिमिलर वे में समझिएगा, जब एम स्टार यहां पर तुम्हारे पास में नेगेटिव है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है ऑनलाइन स्टूडेंट, इफेक्टिव मास नेगेटिव होने का फिजिकल मीनिंग क्या है? बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, इफेक्टिव मास के नेगेटिव होने का फिजिकल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इफेक्टिव मास इज नेगेटिव? जल्दी बताइए।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दो भाई, अब तुमसे पूछ ले जाए इंटरव्यू में, आप क्या आंसर देंगे? ऐसे चुप थोड़ी बैठे रहेंगे, बताइए जल्दी से। देखिए मैंने इसके साथ में ये कर्व बनाया वीजी का, इसका रोल है यहां पर। समझिए इफेक्टिव मास नेगेटिव कब है? इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद इफेक्टिव मास इधर और इधर नेगेटिव है। हाँ देखो देवांश बता रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन मूविंग एज होल दैट इट इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यस वेरी गुड, ठीक है। देखो इसका मतलब यही है, इधर समझ लो आप लोग, क्योंकि देखो एक्चुअल में आपको यहां दिख रहा है कि यहां तक तो तुम्हारे पास इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और यहां पर वेलोसिटी इसके बाद में क्या करेगा? वेलोसिटी तुम्हारे पास में यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी तुम्हारे पास में हो रही है डिक्रीज। एक सेकेंड रुकना भाई, एक सेकेंड। हेलो, यहां देखो इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एसेलरेट हो गया, इसका जो एसेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। मतलब जो फोर्स पहले जिधर लग रहा था इलेक्ट्रॉन, पहले उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, अब उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में तुम्हारे पास में मोशन करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? होल लाइक बिहेवियर हो जाएगा, होल लाइक बिहेवियर हो जाएगा। देखो एक्चुअल में इसके बाद में जो है ना, इसके बाद में ये वैलेंस बैंड के ऊपर वाला पार्ट है, ये वैलेंस बैंड के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना तुम्हारे पास, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरा वैलेंस बैंड बनाया मैंने, वैलेंस बैंड, और इधर तुम्हारे पास में हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं भाई, ठीक है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जैसे ही इसके बाद फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे पास बच जाते हैं होल्स। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होगा वो होल लाइक बिहेवियर होगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, एक बार, हेलो। तो मैं क्या बता रहा था, इस केस में जैसे ही अपन फील्ड अप्लाई करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाते हैं जिसको अपन होल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है ना तुम्हारे पास, उसका मीनिंग ये है कि तुम्हारे पास वो चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव था वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना, होल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे केस में उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव मास नेगेटिव होता है, होल के लिए इफेक्टिव मास पॉजिटिव निकल के आता है तुम्हारे। इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव मास पॉजिटिव होता है, होल के लिए इफेक्टिव मास नेगेटिव निकल के आता है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो कुल मिला के इफेक्टिव मास नेगेटिव होने का फिजिकल मीनिंग ये है कि वो पार्टिकल अब एक होल लाइक बिहेवियर करेगा, एक होल की तरह वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव करेगा, ठीक है। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ नेगेटिव इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप ये सभी तुम्हारे पास में समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस, ठीक है। फिर भी आपको लगता है बैंड थ्योरी में सर और भी क्वेश्चंस हैं और ये वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया या ये इंटरव्यू में पूछे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, अब वहाँ पर शेयर कीजिए, ठीक है। वहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अच्छा डिस्कशन करते हैं और लगभग सभी बच्चों के डाउट्स भी वहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये बैंड थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी इंपॉर्टेंट आएगा, दैट इज द सेमीकंडक्टर। फिक्स्ड क्वेश्चन है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, इस तरह से आपको आंसर देना है, फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा दैट इज द सुपर कंडक्टिविटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो वो सब टॉपिक्स जो है अपन अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये BARC का जो अभी साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उनका एक तरह से इंटरव्यू बैच चल रहा है। इसके अलावा अगर आप PhD के लिए कर रहे हो, चाहे IITs का करो, चाहे IISc बेंगलुरु का करो, चाहे TFR का करो, या अभी जेस्ट का रिजल्ट आया है इसके थ्रू आप किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए करो, ये सभी जो क्लासेस है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। मैंने बताया आफ्टर 5 मई आपके मॉक इंटरव्यू भी स्टार्ट होंगे। अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बैंड थ्योरी आपका पूरा क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।